हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। उसके ये कहने पर अधीर ने उसकी साड़ी के पल्लू पकड़ उसे मुंह साफ किया और पल्लू छोड़ते हुए बोला, अगली बार ना हो। ये सुनते हुए उसने सर हाँ में हिला दिया। अधीरा वहीं बनी मुंडेर पर बैठ गई। अधीर भी वहीं कुछ दूर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बोला, तुम्हारी मासी तुमसे इतनी भड़की क्यों रहती है। मैंने जब भी उन्हें तुम्हें देखते पाया तो वो गुस्से में और बुरी तरह सुलगी हुई दिखाई दी है। आखिर ऐसा क्यों। अरे तुम उनकी बहन की बेटी हो और देखा जाए तो वो माँ ही जैसी हैं तुम्हारी, पर उन्हें देखकर लगता है जैसे वो तुमसे बहुत गंदी वाली चिड़ी हुई हैं। जान सकता हूँ ऐसा क्यों है। उसके सवाल पर अधीरा खामोश होकर अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखने लगी। अधीर ने जब अधीरा से मासी का उसके साथ बेरुखी का कारण पूछा तो वो खामोश होकर बस अपनी अंगूठी को घूरे जा रही थी। अधीर ने देखा कि अधीरा उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी तो उसे लगा शायद वो कहीं खोई हुई है, जो उसने उसे कुछ कहा नहीं। उसने एक बार फिर उससे पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हारी मासी तुम पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं। आखिर तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उनका। इस बार पूछने पर अधीरा ने कुछ बोली तो नहीं पर उठ के जाने लगी तो अधीर ने उठ के उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और अपने पास खींच लिया। उसने उसके दोनों बाजुओं को कस के पकड़े हुए उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोला, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं जब कुछ पूछता हूँ तो उसका जवाब दिए बिना कोई ऐसे मुझे इग्नोर करके जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो और फिर यहाँ से जाओ, वरना कोई बात नहीं। इस ठंड की रात में पूरी रात ऐसे ही तुम्हें लिए खड़ा रह सकता हूँ, तो अब बोलना है या नहीं। उसकी बात पर अधीरा, जो अभी तक उसे नजरें चुरा के खड़ी थी, उसने अपनी पलकों को उठा के उसकी तरफ देखते हुए कहा, जरूरी नहीं होता है नए ठाकुर साहब कि हर बार इंसान आपके कहे मुताबिक चले, हर कोई आपकी बात सुने। जरूरी नहीं उसका जवाब दे। नहीं देना मुझे जवाब। ये बोल अधीरा उसे धक्का देकर जाने लगी तो अधीर ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जिससे अधीरा रुक गई। उसने घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो अधीर उसका पल्लू पकड़ के खड़ा था। अधीरा को डरा हुआ देखा तो अधीर ने अचानक से उसका पल्लू छोड़ा तो पल्लू उड़ की हवा से फर्श पर गिर गया। ये देख एक वक्त के लिए अधीरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से अपना मुंह अधीर की तरफ से घुमा लिया। अधीर ने भी अपनी नज़रें फेर ली थी। अधीरा अपने पल्लू को बिना देखे लेने लगी पर वो उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो घबराई हुई बस एक हाथ से अपने आप को ढके खड़ी थी। तभी अधीर ने धीरे से उसका पल्लू उठाया और उसे अधीरा को ठीक से उठाते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था और ज़रूरी नहीं कि आप सभी की बात माने। आप वो कर सकती हैं जो आपका मन करे। मैंने सवाल पूछा वो मेरे जहन में था इसलिए, पर आपको ज़रूरी नहीं। वो इतना ही कह पाया था कि तभी अधीरा ने सर नीचे किए उससे कहा, बस ये समझ लीजिए नए ठाकुर साहब, जिनके पास पिता या उनका नाम नहीं होता, दुनिया वाले उसे बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और उन्हें एक ही नाम देते हैं और वो है नाजायज़ और गंदा खून। मैं भी एक नाजायज़ औलाद हूँ। मेरे बाप के बारे में दुनिया क्या खुद मैं भी नहीं जानती। ये बोल वो वहाँ से चली गई। अधीर हैरान सा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में वो शब्द घूम रहा था जो इस वक्त अधीरा उसे बोल के गई थी। वो वापस अपनी छत पर चला आया और ऊपर बने कमरे में जाकर लेट गया। अधीर ने अपने लिए छत पर भी एक कमरा बनवाया था क्योंकि उसे तारों से भरा खुला आसमान देखना बहुत अच्छा लगता था। अधीरा जब नीचे आई तो सालू सो रही थी। वो भी जाकर बगल में लेट गई और ना जाने कब वो रोते हुए सो गई। सुबह का वक्त महल। सालू और अधीरा दोनों ही जल्दी उठ के रेडी होकर नीचे चली गई थी। उन्होंने देखा सुरभि जी पहले से ही पूजा घर में थी। अधीरा अंदर आते हुए बोली, आंटी जी आप आ गई भी,
लगता है आज हम दोनों ने लेट कर दिया आने में। सुरभि जी ने पूजा की थाली को सजाते हुए कहा। नहीं, आप दोनों वक्त से हैं, पर हम ही आज जल्दी आ गए। वैसे आज की पूजा हम खुद करेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ये सुन अधीरा ने मुस्कुरा के कहा, अरे कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, ये तो आपका हक है और इससे अच्छी बात क्या होगी। जो घर की मालकिन आज पूजा करे तो आप जल्दी से पूजा करें और तब तक मैं आपको अच्छा स्पेशल नाश्ता बना के खिलाऊंगी। ये सुन सुरभि जी हंस दी और उनके साथ सालू भी। सुरभि जी ने सालू को देखकर पूछा, सालू आप ठीक हो ना? जी बड़ी ठकुराइन। उसकी बात सुन सुरभि जी ने पूजा शुरू की। जब तक पूजा खत्म हुई तब तक वहाँ सब आ चुके थे। उन्होंने सबको आरती दी और आरती की थाली अधीरा को पकड़ा, उसे रखने को कह दिया। अधीरा ले जाकर थाली रख आई। इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे। सिर्फ 3 लोगों के, एक तो थे बड़े ठाकुर नारायण, दूसरी वो औरत जो बड़े ठाकुर के साथ आई थी और तीसरा अधीर जो कभी आता ही नहीं था। राज भी वहीं था। जब वो भी सबके साथ जाने लगा तो बड़े ठाकुर ने पीछे से आवाज़ देते हुए उसे रोका। राज ठाकुर रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ सुन सब उनकी तरफ देखने लगे। राज ने रुककर पीछे मुड़ के देखा तो बड़े ठाकुर साहब खड़े थे और उनके पीछे वो औरत भी। अधीरा ने उस औरत को देखकर धीरे से सालू से पूछा, ये औरत जो बड़े ठाकुर के पीछे जेवर की भंडार बन के खड़ी है वो कौन है? इस पर सालू ने उसकी तरफ बिना देखे बस उसकी तरफ कुछ झुक के कहा, अरे यही तो है वो चुड़ैल डायन जिसकी वजह से बाप बेटे अलग हो गए। अरे नागिन है पूरी, मतलब ये वही है भवानी? हाँ दीदी, ये वही है। अब चुप करके खड़ी हो जाओ। सालू के ये कहने पर अधीरा शांत खड़ी हो गई। जी कहिए, क्या बात है बड़े पापा? राज ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा। बड़े ठाकुर ने उसे गुस्से वाली नज़र से देखा और उससे बोले, कल जो तुमने किया वो इस महल के लिए बहुत शर्म की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये गलत काम करने की? सालों से माफ़ी मांगे आप, वरना हम आपको इस महल से निकाल के फेंक देंगे। राज ने अपनी गलती पर बिना पछताते हुए उनसे कहा, क्या गलत है? अरे ठाकुरों को तो ये जन्म से ही हक होता है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं, कभी भी कहीं भी कितनी भी शादियां कर सकते हैं। अब मैंने जरा सा मन बहला लिया तो क्या हो गया, इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और माफ़ी मुझे नहीं, उस अधीर को मांगनी चाहिए मुझसे, जिसने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। उसकी बात सुन वहाँ खामोश खड़ी भवानी ने अदा के साथ कहा, वैसे बात तो राज सिंह ठाकुर सही बोल रहे हैं। आखिर राज जी ठाकुर हैं और ठाकुरों का ये सब करना बहुत ही मामूली बात होती है। वैसे भी सालू एक नौकरानी ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? तब तो आपको भी 14 साल पहले जो इंसाफ मिला वो नहीं होना चाहिए था। तो फिर उस रात जो बड़े ठाकुर ने किया वो भी ठाकुरों की आदत में शुमार होता है। और एक मामूली सी नाचने गाने वाली लड़की के साथ एक रात अगर ठाकुर साहब ने बिता ही लिया था तो कोई बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट गया था। तब तो 14 साल पहले जो न्याय हुआ था वो गलत था। एक नाचने वाले को ठाकुरों की बहू बनाना गलत था। सबने जब देखा तो अधीर उसकी बात का जवाब देते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। भवानी ने अपनी इंसल्ट होते देखा तो उससे बोली, ए छोकरे। उसके इतना कहते ही अधीर ने तेज आवाज़ में उससे कहा, अधीर सिंह ठाकुर मेरा नाम है, भूलना मत। अपनी औकात के सब अपने तक रख, वरना कहीं मैं कुछ करने पर आया तो तुझे ये जयपुर छोड़ हिंदुस्तान भी कम पड़ेगा भागने को। तो वहीं तक रहे जहाँ तक हद है। और रही बात माफ़ी की तो वो तो राज भैया को मांगनी होगी। तो इस पर राज ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सब बात चली रही थी कि तभी राज के पिता विक्रांत और उसकी माँ कविता जी अंदर आए। वहाँ का माहौल ऐसा देख विक्रांत ने बड़े ठाकुर से पूछा, बड़े भैया क्या हुआ और ये क्या माफ़ी की बात चल रही है? बड़े ठाकुर ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, छोटे तुम्हारे इस बेटे ने सालों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हमने उसे माफ़ी मांगने को कहा तो पर यह है कि अपने गुरूर में है कि ये सुनते ही विक्रांत सिंह ठाकुर ने गुस्से में कहा,
बड़े भैया ने जो कहा वो सुन लिया ना, चल अब मांग उस लड़की से माफ़ी। अपने पिता की बात पर राज ने कहा, आप पागल हो गए हैं, मैं इस 2 टके की लड़की से माफ़ी मांगूंगा, कभी नहीं। आपको ये कैसे लगा? मैं ये नहीं करने वाला। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम इस महल में नहीं रह सकते, इसलिए फैसला तुम पर है। बड़े ठाकुर की बात सुन सब उनकी तरफ देखने लगे। कविता जी ये सुनते ही राज के पास आकर उसके कान में कहा, चुपचाप अपनी इस नाक को नीचे कर और माफ़ी मांग इस लड़की से, नहीं तो इस महल से गया तो सोच ले क्या होगा। कविता के कहने पर राज सोचने लगा। उसने सोच समझकर गुस्से में सालू से कहा, माफ़ कर दो मुझे। सालू ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बड़े भैया। उसकी बात पर राज गुस्से में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद विक्रांत सिंह ठाकुर ने जाकर बड़े ठाकुर के पैर छुए। अधीर वापस से अपने घर की तरफ जाने वाला था कि तभी सुरभि जी ने उसका हाथ पकड़ उससे कहा, नाश्ता कर ले तब जाना। नहीं माँ, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसके लिए रेडी होना है। ये बोल वो चला गया। अधीरा उसे जाते हुए देख रही थी। सुरभि जी ने उसे सबके लिए नाश्ता लगवाने को कहा और उसे अपने साथ ले गई। अधीरा और सालू उनके कहने पर उनके साथ चल दी। सुरभि जी ने एक थाली सजाई और उसे अधीरा को देते हुए कहा, इसे उस खड़ू को खिला के ही आना, वरना आज हम भी कुछ नहीं खाने वाले। तो जाओ अब और खिला के आओ। उसके कहने पर अधीरा ने थाली ले तो ली, पर उसे डर लग रहा था। इधर अधीर अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। उसने शर्ट पहनी और उसके बटन लगाने लगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। वो रेडी होकर अपना कोट लेकर जैसे बाहर आया, सामने अधीरा उसे खाने की थाली लिए खड़ी दिखाई दी। अधीर कुछ बोल पाता इससे पहले अधीरा ने ही बोलना शुरू किया, देखिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मेरा जरा सा भी मन नहीं था यहाँ आने का, पर आंटी जी ने कहा कि अगर मैं आपको खाना खिलाए बिना आई तो आज पूरे दिन वो भी खाना नहीं खाने वाली, तो प्लीज़ आप खा ले ज़रा सा, फिर चाहे तो मुझे भी जी भर के डांट लेना, मैं सुनने को भी तैयार हूँ, पर आप बिना खाए मत जाएं प्लीज़, नहीं तो आंटी जी भी भूखी। ये सब अधीरा एक सांस में बोल गई। अधीर बस उसे देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे आकर सोफे पर बैठ गया। अधीरा समझ गई कि नए ठाकुर मान गए हैं, इसलिए उसने भी जल्दी से खाने की थाली ले जाकर उसके सामने वाली टेबल पर रख दी। अधीर ने खाना शुरू किया तो अधीरा गई पानी ले आई। अधीर खा रहा था और अधीरा खड़ी देख रही थी। अधीर बस शांति से खाए जा रहा था। अधीरा ने अपने मन में कहा, सब अच्छा है, पर मैं ये समझ नहीं पाई नए ठाकुर साहब कि आपने कभी क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पिता सच में दोषी थे या नहीं। आखिर सिर्फ आपने उस चलती फिरती जेवर के भंडार की बात कैसे मान ली। आप अपने पिता से 14 साल दूर रह गए, पर इन 14 सालों में आपने ये क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि वो बेगुनाह भी तो हो सकते हैं। घुटन नहीं होती आपको इस तरह रहने पर? बहुत नहीं पर कुछ तो आपकी आंखों में दिखता है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी अधीर ने उससे कहा, मीठा नहीं है क्या? उसके ये कहने पर उसका ध्यान गया और उसने कहा, नहीं वो तो नहीं है, पर आप रुके मैं आती हूँ। ये बोल वो रसोई घर में चली गई और जल्दी से कटोरी में कुछ ले आई। अधीर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अधीरा ने जो एक रोटी बची थी उसे हाथों से दूध में मिक्स किया था और अधीर की तरफ कटोरी बढ़ा के कहा, लीजिए मीठी दूध रोटी बहुत अच्छी होती है, दीदी मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, आप भी खा के देखो बहुत अच्छा लगेगा। अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे मैं भी अपने हाथों से ही खाऊं या फिर चम्मच भी मिलेगा मिस अधीरा जी? इस पर अधीरा ने कहा, माफ़ करें पर अभी आपका किचन ठीक से नहीं है तो सामान खोजने में बहुत वक्त लग रहा है। ये तो कटोरी इतनी मुश्किल से मिली, पर रुकिए इसका भी उपाय है। ये कहते हुए उसने कटोरी से लेकर मीठी दूध रोटी अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अधीर उसे देखे जा रहा था तो अधीरा ने कहा, जल्दी मुंह खोले नहीं तो आपको भी लेट हो जाएगा। उसके कहने पर अधीर ने मुंह खोल थोड़ा आगे आया तो अधीरा ने उसे खिला दिया। उसने जैसे ये खिलाया वैसे ही वीर कुछ लोगों के साथ अंदर आते हुए बोला, सर चले। उसे देख अधीर ने
उसे हाथ से इशारा करके कहा कि वो रेडी है चलने को। तो अधीरा ने उससे कहा, अरे नया ठाकुर साहब, इसे ख़त्म कर कर जाना, नहीं तो आंटी जी मुझे डांटने लगेंगी, बस थोड़ा सा। ये कहते हुए उसने दूसरा निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो अधीर ने इस बार भी उसकी बात बिना किसी बहस के मान लिया और वीर को कहा, बस 2 मिनट रुको। और ये बोल वो अधीरा के हाथों से खाने लगा। अधीरा ने जल्दी से उसे खिलाया और अधीर ने अपनी फाइल वीर को दी और पानी पीते हुए वो बाहर निकलने लगा। पर आज वीर को ये देख के कुछ अजीब लगा कि अधीर किसी लड़की की बात मान रहा था। अधीर के जानने के बाद अधीरा ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, अजीब बंदा है, एक शुक्रिया तो बोल ही सकता था, पर नहीं, खाया और घोड़ी की तरह रास्ता देख लिया। ये बोल वो बर्तन उठा के जाने को हुई तो अधीर वहीं खड़ा था और इस बार फिर उसने सब सुन लिया था। ये देखकर अधीरा ने रोनी सूरत बना ली और मन ही मन में बोलने लगी, हे भगवान बचा लेना, ये कैसे प्रकट हो गई, अब तो मैं गई। अधीर पास आया और अपना फ़ोन उठाते हुए बोला, तुम्हारी इसलिए सुनी क्योंकि माँ की बात थी, वरना मैं किसी की नहीं सुनता। और दूसरी बात, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें कह दिया था, इसलिए तो थोड़ा अब दूर रहो और अपना काम करो। ये बोल वो चला गया। अधीरा भी वहाँ से सभी लोगों के पास चली आई। वो रसोई घर में जा ही रही थी कि बीच रास्ते में उसे भवानी मिल गई। भवानी ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली, सीधा अधीर सिंह ठाकुर को इम्प्रेस करने चली हो, का दिमाग है तुम्हारा। वैसे अच्छा ही है, बाप का नाम है नहीं और यार का नाम वजन वाला की नाजायज सब ढक जाएगा, इससे लगी रहो। ये बोल वो वहाँ से चली गई। अधीरा के दिल पर एक बार फिर से चोट हुआ था ये सुनकर। भवानी अधीरा को ताने देकर जा ही रही थी कि तभी सुरता ने उसे रोकते हुए कहा, भवानी जी जरा रुकिए। सुरता ने भवानी को ताने देते हुए सुन लिया था और इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज़ सुन वो रुक गई और मुड़ते हुए उसे देखकर बोली, लगता है अपनी सास से बात करने की तमीज़ तुम्हें सिखाई नहीं गई है। तमीज़ तो मुझे इतनी सिखाई गई है कि इस वक्त मैंने आपको, मेरी लाडो को, इतनी बड़ी बात कहने पर भी आपके मुंह को तोड़ा नहीं, वरना अभी तक आपका मुंह मैं इस लायक नहीं छोड़ती कि तुम वापस कुछ कह नहीं सकती। और रही बात किसी को फंसाने की, तो मेरी बहन का छोड़ो, पहले खुद को देख लो। आखिर तुमसे अच्छा कौन जानेगा कि लोगों को फंसाते कैसे हैं। तुम भी तो बड़े ठाकुर को फंसा के नाचने गाने वाली से इस घर की बहू बन बैठी हो। श्रद्धा के ये कहने पर उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने उस पर हाथ उठा दिया, पर अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब देख अधीरा डर गई थी। अमर के हाथ पकड़ने से भवानी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। अमर ने उसका हाथ झटकते हुए उसे दूर करते हुए कहा, दोबारा ये गलती मत करिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बीवी और अधीरा से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो श्वेता को पकड़ के जाने लगा। उसे जाता देख भवानी ने कहा, बीवी की फिक्र है तो वो तो चलता है, पर साली की फिक्र कोई जीजा इतना कर रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लगता है रिश्ता काफ़ी गहरा है। उसकी ये घटिया बात सुनकर अमर ने उसे बिना देखे कहा, जिस औरत को रिश्तों का मतलब ना पता हो, जिसका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब का हो, उसे क्या पता कि रिश्ते होते क्या हैं। और हाँ, अधीरा मेरे और श्रद्धा के लिए हमारे बच्चे की तरह है, पर ये बात तुम जैसे औरत को कहाँ समझ आएगी। तुम जैसी औरतों को तो सिर्फ एक ही रिश्ता नज़र आता है, वो है गंदा, किसी को फंसाना, झूठ फरेब का। ये बोल वो श्रद्धा को लेकर चला गया। अधीरा भी रसोई घर में चली गई। भवानी पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अमर श्वेता को घर में लेकर आया और उसे बैठाते हुए बोला, लेडी डॉन, ये क्या था? मना किया था ना कि कमरे से मत जाना बाहर, फिर आप उनसे लड़ने चली गई। वही कुछ हो जाता तो वो अच्छा था, मैं वक्त पर पहुंच गया, पर उस औरत के सामने मत दोबारा जाना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके मुंह लगने जाऊं? वो तो लाडो को ताने दे रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनसे वो सब कहा। ये बोल श्वेता बिस्तर पर आराम से बैठ गई। कब तक आप और मैं उसके लिए खड़े रहेंगे? उसे भी खुद के लिए लड़ना होगा श्वेता। हम हर वक्त उसके साथ नहीं रहने वाले, इसलिए उसे खुद लड़ना आना चाहिए अपने लिए। ये बोल अमर ने उसे दवा खाने को दिया। श्वेता ने दवा लिया और खा लिया।
आप आराम करें, दोपहर में अभी पुरोहित जी से बात होगी तो सभी को बुलाया जाएगा, आप भी चली आना सालों और अधीरा के साथ। तब तक खबरदार जो यहाँ से कहीं गई तो। ये बोल अमर चला गया और उसे जाता देख श्वेता मुँह बना दी। दूसरी तरफ राज के कमरे में बैठकर उसकी माँ कविता जी उसे डांटे जा रही थी। क्या जरूरत थी एक नौकरानी के लिए इतना मरने की? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचती तो जानते हो क्या होता? तुम इस महल के बाहर होते अब। वो तो अच्छा हुआ भवानी ने मुझे फ़ोन कर सब बता दिया और मैं वहाँ से तुम्हारे पापा के साथ चली आई। दोबारा ये गलती मत करना। राज में जहाँ तुम्हें नारायण भाई सा की गद्दी पर बैठाना चाहती हूँ, वहीं तुम खुद को उनकी नज़रों में गिरा रहे हो। खबरदार जो आज के बाद हमारे कानों में कुछ भी ऐसा सुनाई दिया। कविता जी उसे डांटे जा रही थी और वो शराब की गिलास लिए पिए जा रहा था। उसने गिलास पटकते हुए कहा, तो क्या करता, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, हंस रही थी मुझ पर। राज सिंह ठाकुर पर हंस रही थी। मैं अपनी बेइज्जती को कैसे सह लेता, इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए, पर उस अधीर के चक्कर में सब गलत हो गया। पता नहीं इस बार वो यहाँ कैसे रुक गया, पर अगली बार अगर वो मेरे काम के बीच आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ख़त्म कर दूंगा वहीं मैं इन दोनों बाप बेटियों को। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अपने गुस्से पर काबू रखो, पहले बड़े भैया की गद्दी मिलने दो, उसके बाद जो करना हो करो। कविता की बात सुन राज अपने गुस्से को बस पी के रह गया। बात ये थी कि ठाकुर नारायण सिंह कई गांव के ठाकुर साहब थे और इन सभी गांवों में कुछ भी होता था उसका फैसला खुद ठाकुर साहब करते थे। पुलिस आती भी थी किसी मामले में तो भी बिना उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज तक ठाकुर साहब ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। वो खुद मुजरिम को किसी बड़ी गलती पर पुलिस को सौंप देते थे। उनके न्याय के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। बड़े ठाकुर की कई सारी फैक्ट्री थी और भी थे जिन्हें राज और अमर ही देखा करते थे। अमर ने तो अपनी मेहनत से अपनी खुद की भी फैक्ट्री खोली थी, पर राज ने बस बड़े ठाकुर की खोली गई फैक्ट्री पर ऐश करना चाहा। रही बात अधीर की तो उसने 14 साल से अपने पिता से कुछ नहीं लिया। 8 साल उसने कहाँ गुजारे कैसे गुजारे कोई नहीं जानता था, और उसी अकेलेपन में उसने किताबों का साथ लिया और अपनी पढ़ाई की और साथ ही बिजनेस भी। उसके पास जो भी संपत्ति थी या जो भी कुछ उसने बनाया था वो खुद अपनी मेहनत से बनाया था। राज और उसकी माँ चाहते भी यही थे कि अधीर बड़े ठाकुर साहब से अलग हो जाए, और ये कब का हो चुका था। और अब कविता की चाह थी राज को बड़े ठाकुर की गद्दी पर बैठा देखने की, और इसके लिए वो हर कोशिश कर रही थी। उधर अधीर अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में अलवर उदय सिंह राजपूत के घर आया था। उदय जी भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे स्वभाव के आदमी भी थे। इनकी शादी हो रखी थी पर इनके कोई बच्चे नहीं थे। उदय जी की पत्नी क्यारा जी एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उदय जी और अधीर बैठे किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि तभी क्यारा जी चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। उन्हें आता देखकर अधीर ने खड़ा होकर उन्हें नमस्ते किया। अरे बैठ जाओ अधीर, वैसे इस बार तुम यहाँ मिले हमें बहुत खुशी हुई सच में, वरना अक्सर साहब आपसे ऑफिस में ही मिलते थे, हमसे तो किसी पार्टी में ही मुलाकात होती थी। ये कहते हुए उन्होंने नौकर से ट्रे नीचे रख के जाने को कहा। नौकर ने उनकी बात सुनी और ट्रे रख कर चला गया। अधीर ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैम, वो माँ को देखने आए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो इसलिए यहाँ आना पड़ा और रुकना भी पड़ा। अधीर के ये कहने पर मिस्टर राजपूत ने कहा, हाँ हमने पूछा नहीं आपसे कि अब सुरभि जी कैसी हैं, ठीक तो है ना वो? जी वो एकदम ठीक है। क्यारा ने उसे नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, तो खाना खा के जाओगे ना? भैया हम तो तय कर चुके हैं कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ तुम बस। इस पर अधीर ने जल्दबाजी में कहा, अरे नहीं मैम, अधीरा ने इतना खिलाया कि रात में ही भूख लगने वाली है अब। उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुन क्यारा जी और उदय जी दोनों ही हैरान थे। क्यारा जी तो उसकी टांग खींचते हुए बोली, ये अधीरा कौन है? अधीर पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना आपके मुंह से। उनके ये पूछने पर अधीर ने बात को पलटते हुए कहा, सर ये फाइल आप पढ़ के बता देना, अगर आपको सही लगे तो डील में मिस नताशा के साथ ना करके आपके साथ करना चाहूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है।
ये बोल के अधीर उठने लगा तो क्यारा जी ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात पलटना हो तो अधीर सिंह ठाकुर से सीखे। वैसे इस बार आप बच गए, पर अगली बार आप बचने वाले नहीं हैं। उनके बोलने पर वो बस मुस्कुरा के उन्हें बाय बोल वहाँ से चला गया। मिस्टर उदय और क्यारा उसे जाता देख हंस रहे थे। उदय अधीर के पापा के अच्छे दोस्त में से एक थे और काफ़ी पुराना रिश्ता था। अधीर उनकी बहुत इज्जत करता था। उदय जी अधीर के बारे में सब जानते थे, इसलिए अधीर से ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, पर क्यारा जी कभी कभी उसके साथ हंसी मजाक कर लेती थी। अधीर भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहता, बस हंस के उनकी मजाक को टाल देता था। अधीर आकर गाड़ी में बैठा और फिर से बोला, वीर, वो घर का काम करा दिया तुमने? मैं कुछ दिन वहाँ जाकर रहना चाहता हूँ। अगर काम पूरा हो गया हो तो मुझे बता देना जल्दी। वीर ने ये सुनते ही सामने वाले मिरर में उसे देखते हुए बोला, बस सर कुछ ही दिन में हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप चले जाना वहाँ। ये सुन अधीर शांति से बैठ गया। दोपहर महल में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। सुरभि जी के सामने बड़े ठाकुर भवानी के साथ बैठे थे, या आप सब बोल सकते हैं कि भवानी ज़बरदस्ती उनके साथ बैठी थी बेशरम की तरह। पुरोहित जी दूसरे सोफे पर बैठे थे। श्रद्धा सुरभि जी के बगल में बैठी थी, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए बाकी सब खड़े थे। अधीरा के बगल में सालू खड़ी थी। नौकर भी साइड में हाथ बांधे खड़े थे। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी को देखते हुए पूछा, पुरोहित जी, महापूजा की कौन सी तारीख निकली है? पुरोहित जी तारीख बताएं, लेकिन फिर रुक गए और बोले, उसके पहले आपको अपनी पत्नी के साथ एक पूजा संपन्न करना होगा। उनकी बात सुन भवानी ने तपाक से बोला, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे, आखिर हम भी तो इसी घर का हिस्सा हैं। उसके ऐसे कहते ही पुरोहित जी ने उससे कहा, नहीं छोटी ठकुराइन, आप भले ही इनकी पत्नी हो, पर पहली पत्नी का अधिकार पहले आता है। उनके जिंदा रहते हुए आप इनके साथ कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकती, इसलिए माफ़ करें, आप इनके साथ पूजा में बैठ सकती हैं, पर उसे संपन्न नहीं कर सकती। उसे तो बड़ी ठकुराइन ही पूरा करेंगी इनके साथ। तो बड़ी ठकुराइन आप देख लें और मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा वहीं। पुरोहित जी की बात सुनकर भवानी को गुस्सा आ गया था, और वहीं अधीरा सालू दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसे भवानी ने देख लिया था। पुरोहित जी को सगुन दे के विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबने सुन लिया है तो तैयारी शुरू कर दें। बड़ी ठकुराइन से पूछ के वो जैसा कहे वैसा करें आप। ये बोलकर वो चले गए। भवानी ने उनके जाते ही सुरभि जी को देखते हुए कहा, बधाई हो, एक बार फिर आपको पहली पत्नी होने का दर्जा मिल गया और मुझे वहीं लाकर पटक दिया गया जहां मैं थी। आखिर जब आपने बड़े ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं रखा है तो क्यों नहीं उनकी जान छोड़ के अपने बेटे के साथ यह महल छोड़ के चली जाती। रहो ना उसके साथ, ना जाने कब तक ये दूसरा सद मेरी ज़िंदगी से जाएगा। अधीरा को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया। इस बार वो भवानी के सामने खड़े होते हुए बोली, ये नाम आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। आखिर सच्चाई को कोई कैसे झुठला सकता है? अब दूसरी थी और दूसरी रहेंगी। जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हक बड़ी ठकुराइन का है। अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा। आप चाहे कितना भी चिल्ला ले, पर सच सिर्फ ये है कि आंटी इस घर की असली बड़ी ठकुराइन है। उसकी बात सुन भवानी उसकी तरफ गुस्से में बढ़ी और उस पर हाथ उठा दिया, पर किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में देखा तो अधीर खड़ा था। अधीर ने उसका हाथ झटक अधीरा से दूर करते हुए उससे कहा, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा और तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगा। ये गुस्ताखी अगली बार ना हो। अपनी औकात और हैसियत भूलना मत। जाकर गंगा जल लेकर आ सालू। उसके ऐसा गुस्से में कहने और सालू दौड़ के चली गई और गंगा जल से भरा लोटा ले आई। अधीर ने जिस हाथ से भवानी का हाथ पकड़ा था उस हाथ को गंगा जल से धोते हुए उसने कहा, कहते हैं गंगा जल से सारी गंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।